साथियों नमस्कार। आइए हम लोग इतिहास जो कि आर ओ का पूर्वालोकन हम लोग कर रहे हैं, उससे आगे के प्रश्न कर लेते हैं। एक वीडियो आपको इतिहास से संबंधित उपलब्ध करा चुका हूं, उस कड़ी की ये दूसरी वीडियो है और संभवतः एक छोटी वीडियो और बनाऊंगा और इसके बाद जो है इतिहास जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मुकदमे से बच निकले थे। आप सभी जानते होंगे 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था, जिसका अब जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कई अभियुक्त थे, उनमें से एक जो थे चंद्रशेखर, वो बच निकले थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर बाजिद अली शाह? जी हाँ, बाजिद अली शाह ने यह कथन कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं जो हूँ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। जब उनको जेल में दूध दिया जा रहा था तो यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। वो दूध उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। आप सभी को पिछले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूं कि कहां कहां और किसको फांसी दी गई थी। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले हरा स्थापित हुआ, फिर हरा जो है हसरा हो गया। हरा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। कहाँ? कानपुर में। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1924 में हुई थी, कानपुर में। सचिंद्र सान्याल ने की थी और इनके सहयोगी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी मौजूद थे। फिर हरा का नाम जो है कब? 1928 में, जस्ट 4 साल बाद हसरा हो गया। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम हो गया। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी। किसने की थी? कितने नहीं भाई, किसने की थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर CS आज़ाद ने की थी, याद रखिएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदल दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इकबाल ने दिया था, MK गांधी ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था? तो सही जवाब है भगत सिंह ने दिया था। लेकिन इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना जो है हसरत मोहानी ने की थी। मतलब उन्होंने इसको लिखा था, लेकिन एक नारे के रूप में प्रसिद्ध इसको किसने बनाया, किसने प्रसिद्ध किया? तो भगत सिंह जी ने इसको प्रसिद्ध किया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो पुनः देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ, इसीलिए हम लोग जो हैं रिपीटेड प्रश्नों को एकदम मारने के लिए ये पूर्वालोकन कर रहे हैं। तो सरदार भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ, या सुखदेव के साथ, या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, या फिर राजगुरु के साथ? तो याद रखिएगा, भगत और बटुकेश्वर, इन दोनों ने मिलकर जो है असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 को। और 8 अप्रैल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये भी आपसे कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, जिसे अब शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो 2 साथी कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, राजगुरु और सुखदेव। इन दोनों के साथ जो है
भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनको किस मामले में फांसी दी गई थी, तो उसमें एक विकल्प रहता है असेंबली बम कांड। कतई नहीं घबराना है, कतई नहीं भ्रमित होना है। किस मामले में फांसी दी गई थी दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र, ये विकल्प में रहेगा। लाहौर षड्यंत्र मामले में जो है उनको फांसी दी गई थी, तीनों को। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। दोस्तों सुखदेव का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो शिवराम जो है सुखदेव का दूसरा नाम था, पूरा नाम ही था शिवराम सुखदेव, इस तरह से। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि शिवराम किसका नाम था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? दोस्तों पिछली बार ट्रिक के माध्यम से बताया है, जो भी काकोरी कांड में मुख्य अभियुक्त थे उन सब को फांसी जो है ट्रिक के माध्यम से आपको बताई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, दोस्तों राम के अनुयायी जो अक्सर राम की बात करते हैं, योगी जी, वो कहाँ हैं? गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? गोरखपुर में, GKP, गोरखपुर में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी, इनके अंत में, नाम के अंत में डा है, और डा किसके अंत में आता है, किस जिले के? तो गोंडा। तो गोंडा में किसे फांसी दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। चारों बताता चल रहा हूँ दोस्तों पुनः। देखिए ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है यूपी स्पेशल में। रोशन सिंह को दोस्तों कहाँ फांसी दी गई थी? ये भी काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त थे। इनको फांसी दोस्तों कहाँ दी गई थी? प्रयागराज में एक पुल है नैनी, उस पर जो है तमाम लाइटें लगी हुई हैं जो रोशनी जो है रोशनी करती हैं, उस पुल को रोशन करती हैं। तो रोशन सिंह को कहाँ रोशन किया गया? नैनी जेल में। नैनी जेल कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। अशफाक उल्ला खां मुस्लिम नाम है दोस्तों, तो इनको फांसी कहाँ दी गई? एक मुस्लिम नाम वाले ही जिले में दी गई थी। कहाँ? फैजाबाद। चारों एकदम इसी तरह से याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। और एक प्रश्न जो है यहाँ से यूपी स्पेशल के तहत अवश्य ही पूछ दिया जाता है। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? तो छबील दास भी थे, भगत सिंह भी थे, और अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे दोस्तों, यशपाल भी थे। तो भगवती, छबील और यशपाल, तीनों जो हैं नौजवान सभा के सदस्य थे, याद रखिएगा। तो भगत, भगवती और यशपाल, इसी तरह से याद रखिएगा, भगत, भगवती और यशपाल। नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? 1926 में, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? मतलब जो यह समझता था कि अंग्रेजों को जो है हिंसा के माध्यम से भगाया जा सकता है। तो दोस्तों बिपिन चंद्र पाल जो हैं उग्रवादी विचारधारा के क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल के साथ साथ गोपाल, माफ़ कीजिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल हो गए हैं LLR, लाला लाजपत राय, और एक और हो गए दोस्तों, कौन? बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक। तो दोस्तों इन्हीं तीनों को जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाता है, लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय से है, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तीनों ही उग्रवादी क्रांतिकारी थे जो हिंसा में विश्वास रखते थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी थे, जो अनुनय विनय के माध्यम से जो है अंग्रेजों के जाने में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों की बुद्धि एक दिन ठीक हो जाएगी, उनको एहसास हो जाएगा और छोड़ के चले जाएंगे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? देखिए ऊपर आपको बता चुका हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले, GKG, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो राष्ट्रवाद के उग्र नेताओं में शामिल नहीं हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, और थे ही। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? कुलाधिपति था दोस्तों वो। तो इस तरह का एक प्रश्न इस बार UPPC 2023 में भी पूछा गया था। तो बीना दास ने जो है अपनी डिग्री लेते समय
गवर्नर पर गोली चलाई थी, याद रखिएगा। कुछ इस तरह की महिलाएं थीं दोस्तों जिनका जिगर कितना बड़ा था कि उस समय गोली चलाने का मादा रखती थी। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? अब इस तरह का प्रश्न दोस्तों गैर परंपरागत है, कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है एकदम घोट घाट के और गिलास में डाल के और घोल के पी जाओ, कतई भूलना नहीं है इनको। तो दोस्तों गोपीनाथ साहा ने यह काम किया था, याद रखिएगा, इसको रट जाइएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? दोस्तों विदेश में जो प्रवासी थे उन सबको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में दोस्तों। तो इस पार्टी का गठन 1913 में किया था। किसने? लाला हरदयाल ने। हरदयाल, इसी को गदर पार्टी कहा गया। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए में इसका गठन किया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? देखिए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम युद्ध के दौरान, महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? दोस्तों अनंतिम सरकार 1915 में बनी थी। कहाँ? अफगानिस्तान के काबुल में। इसके प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति खुद जो हैं कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप जो हैं इसके राष्ट्रपति थे। और बरकतुल्ला जो हैं इसके प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं दोस्तों? तो भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है दोस्तों। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा फहराया था, याद रखिएगा। वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी दोस्तों? तो रास बिहारी बोस जो हैं व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, रास बिहारी बोस ने। फिर है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी दोस्तों कहाँ और कब? 1905 में स्थापित हुई थी। एक होम रूल आंदोलन वो दूसरा था दोस्तों जिसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना 1905 में किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों ये नाम याद कर लीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में जो है इस पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा, लंदन में। इसको इंडिया हाउस भी कहा जाता था और यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोशियोलॉजिस्ट किसका समाचार पत्र था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 1905 में स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसको अपनाया गया था और जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई थी। और इसी होली जलाने को जो है R.N. टैगोर ने, आपसे पूछ लिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था, याद रखिएगा, निष्ठुर बर्बादी। कभी कभी कथन आपको दे दिया जाता है कि किसने विदेशी कपड़ों के जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था दिए गए विकल्पों में, लेकिन सबसे पहले दोस्तों दयानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। DNS का मतलब दयानंद सरस्वती।
इसी को दोस्तों कहते हैं MDA, P/Q विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कई क्वेश्चन जो हैं आपको इकट्ठे करके दे रहा हूँ, तो जो मेहनत लग रही है उसको ख्याल में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बिना आप लोगों के कुछ होने वाला नहीं है। और PDF चाहते हैं तो टारगेट करंट AK 1 to 3, टारगेट करंट AK 1 to 3, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको क्या दिया जा रहा है, PCS के द्वारा, UP PCS के द्वारा जितने पेपर कराए गए उन सब का साल्व आपको दिया गया है एक ही प्लेलिस्ट में। BPSC के सारे जो साल्व हैं प्री के, वो सारे एक ही प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उनको जाके देखिए। और जो लोग वीडियो RO के लिए तैयारी में लगे हैं उनके लिए बता रहा हूँ अचूक मारक सामग्री, जिसमें जो है हार्डली 15 से 16 पेज में महीने भर का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। अचूक मारक सामग्री क्लास में एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जनवरी से उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए, मई तक उपलब्ध है, जून वाला देना शुरू कर दूंगा। कुछ व्यस्तताएं हैं दोस्तों, मेरा भी मेंस है, तो समय के अभाव के चलते चीज़ें रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आप ही ताकत हैं। तो स्वराज शब्द आपने सुना भी होगा कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कथन आपसे पूछ लिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों, तो DBN, बोले तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों इन्होंने, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक तो 1886 में, जो कि दूसरा अधिवेशन था, दूसरी 1893 में की थी, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी दोस्तों, 1906 में की थी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, GK ने की थी। GK का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 5 वाले की अध्यक्षता बनारस में किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये जो 3 हैं, एक 1886 में दोस्तों कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ अधिवेशन, जो कि दूसरा था, दादा भाई नौरोजी ने की थी अध्यक्षता। फिर 1893 में कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, कलर चेंज कर लेते हैं, लाहौर में हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उसके बाद 1906 में पुनः दोस्तों कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ, KKT का मतलब कोलकाता है, तो इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 3 बार, कोलकाता, फिर लाहौर और फिर कोलकाता, 1886, 1893, 1906। और दोस्तों ये जो हैं पहले भारतीय थे, ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव लड़के जीत कर गए थे। और कहाँ से जीते थे, तो फिन्सबरी नाम का एक निर्वाचन क्षेत्र था, फिन्सबरी, वहाँ से जीते थे, ये भी याद रखिएगा। और धन का निर्गमन सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है। इसी बात को पकड़ के हम लोग जो पुराने पेपर हैं उन सबको कर रहे हैं। PCS में दोस्तों खेला देख लीजिए, PCS प्री यदि आप दे रहे हैं तो मान लीजिए 40 प्रश्न रिपीट हो जा रहे हैं, 30 प्रश्न जो हैं कहाँ से आ जा रहे हैं, करंट अफेयर से। 40, 30, 70, मात्र 25 प्रश्न और आप इधर उधर से जुटा लीजिए, आप प्री पास हो जाएंगे। तो 70 प्रश्न आपको यहीं से दे रहा हूँ मैं, करंट अफेयर और पूर्वालोकन के द्वारा। तो इन सबको एकदम घोट जाइए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है दोस्तों। मेरा पूरा प्रयास है कि 1991 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं UP PCS के द्वारा कराए गए हैं, सब का आपको P/Q करा दूं, और करा भी रहा हूं। तो ज़रूर देखिए दोस्तों और अपना साथ बनाए रखिए।
1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 1907 में सूरत में जो विभाजन हुआ था दोस्तों, अधिवेशन हुआ था, वहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसकी अध्यक्षता आर.बी. घोष ने की थी, रास बिहारी घोष। अब विकल्प में रास बिहारी बोस भी रहेगा, तो कतई नहीं घबराना है, बोस नहीं दोस्तों, रास बिहारी घोष, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, यहीं पर विभाजन हो गया था कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? 1907 में। देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है। जिन लोगों का पीसीएस प्री नहीं हुआ है, कतई चिंता की बात नहीं है। पीसीएस प्री हुआ है, कतई चिंता की बात नहीं। क्या करना है फिर आगे? आरओ एआरओ की भर के वैकेंसी आ रही है, एकदम मेरे साथ लगे रहिए। आप जो है निश्चित रूप से ही उसका प्री पास कर जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। और जो लोग मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप चल रहा है 9559434623। ये पेड ग्रुप है दोस्तों, बहुत ही कम शुल्क पे इसको चलाया जा रहा है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। अब दोस्तों लोग 10-20 हज़ार रुपए दे के आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो है कोचिंगों में ले रहे हैं, वहाँ क्या होता है? बड़ी भीड़ होती है, भेड़ चाल होती है, ऐसे ही चेक करके दे देते हैं कॉपी, और एक बड़ा सा आंसर जो है टाइप करके मॉडल आंसर के रूप में आपको दे दिया जाता है। अब क्या करना है? उसमें से चीज़ें निकाल के लिखनी तो आपको ही हैं, तो फिर मतलब क्या है वहाँ का? तो इसलिए आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़िए। आपको हैंड रिटन जो मॉडल आंसर है वो देता हूँ, जिसमें आपको वही फीलिंग आती है जैसी एग्ज़ाम में आपके अंदर आती है। तो कंटेंट जो है छाप के दे देना मॉडल आंसर के रूप में आसान है। वो जो 10-12 हज़ार रुपये आपका जा रहा है, ये जान लीजिए कि उसका कुछ तो लाभ है, एकदम नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना आप निवेश करते हैं उतना उसका लाभ नहीं है। और आपको सहूलियत भी है कि आप सीधे मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे चर्चा भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप बड़ी कोचिंगों में थोड़े कर पाएंगे। 1906 में ये प्रश्न हमने कर लिया है। ढाका में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। किसने दोस्तों स्थापना की थी? एक आगा खां विकल्प में मिलेगा और दूसरा सलीमुल्लाह, दो में से कोई एक ही मिलेगा, तो जो मिल जाए आपको वही कर देना। सलीमुल्लाह खां, जो मिल जाए वही कर देना। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वह कौन सी घटना थी दोस्तों? आपको पता होगा मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 में। मार्ले मिंटो दोस्तों क्या है? मार्ले और मिंटो, आपको पता होगा 1858 में एक नया कानून बन गया, जिसके आधार पर जो गवर्नर जनरल था ना भारत का, उसको अब वायसराय कहा जाने लगा था। तो दोस्तों मार्ले और मिंटो कैसे याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मार्ले और मिंटो। मार्ले जो थे दोस्तों भारत सचिव थे, और मिंटो देखिए नाम में बाद में, पहले मार्ले बाद में मिंटो, और बाद का मतलब वायसराय। वायसराय में भी बा आता है और बाद में भी बा आता है। तो जो दूसरे थे मिंटो वो वायसराय थे, और मार्ले जो थे भारत सचिव थे। इन्होंने जो है सुधार नाम से एक कानून लाया गया था इनके नाम से, जिसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। मतलब जो मुसलमान उम्मीदवार होंगे उनका चयन उनको जिताने के लिए वोटिंग जो है केवल और केवल मुस्लिम लोग ही कर सकेंगे, ऐसा प्रावधान था। तो इसने क्या किया दोस्तों? हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर दिया, जो बाद में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार बना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? तो 1911 में। 1912 में दोस्तों बनी है, और 11 में जो है इसकी घोषणा हुई थी। जब दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, तब इसकी घोषणा हुई थी। क्योंकि 12 है नहीं विकल्प में, तो इसलिए हम 1911 को सही उत्तर मानेंगे। और ये हार्ड निर्णय लिया किसने था दोस्तों? तो हार्डिंग ने, ये भी याद रखिएगा, हार्डिंग ने जो है ये हार्ड निर्णय लिया था, लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया?
तो दोस्तों आपको पता ही है चंपारण गांधी जी कब गए थे? 1917 में। इससे पहले कहाँ रहे थे कांग्रेस का अधिवेशन? इससे पहले लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों जो 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में, अब जो है फिर से मिल गई थी 1916 में। 1915-16 में दो होम रूल लीग की आरंभ 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किनके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के रूप में। तिलक वाली दोस्तों अप्रैल पहले थी, अप्रैल 1916 में, और बेसेंट वाली बाद में थी। कब? सितंबर 1916 में। दोनों होम रूल लीग एक साथ ही स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों एस.सी. बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, याद रखिएगा। और महात्मा दोस्तों किसने कहा था? देखिए प्रश्न भी पूछा गया, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था दोस्तों कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा इनके नाम से पहले जोड़ा गया था। और यह पदवी इनको दी किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की पदवी दी थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित कृषि जांच समिति, अरे भाई निम्नलिखित नहीं, क्या मतलब लिखा कुछ है बोल कुछ और रहे हो। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? गर्मी का प्रभाव है दोस्तों, पंखा बंद है और पसीने से भीगा हुआ हूँ एकदम। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों महात्मा गांधी तो थे ही थे, F.G. स्लाई भी थे, D.J. रीड या फिर अनुग्रह नारायण नहीं थे दोस्तों। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। D.J. रीड भी थे, महात्मा गांधी भी थे और F.G. स्लाई भी थे। अब कैसे याद रखना है? F.G. स्लाई जो हैं दोस्तों ये अध्यक्ष थे, जो कृषि जांच के लिए समिति बनाई गई थी, तिनकठिया पद्धति के लिए चंपारण में जो कृषि जांच के लिए समिति बनाई गई थी, तो इस मामले की सिलाई के लिए अध्यक्षता किसने की? तो स्लाई ने। ठीक है, सिलाई किसने लगाई? जो अंग्रेजों की जो एक शोषक चेहरा था उसको बोरी में बंद करके सिलाई किसने लगा दी ताकि लोगों के सामने ना आए? तो F.G. स्लाई ने। अध्यक्ष यही थे इस समिति के और मामला रफा दफा हो गया। तो इस तरह से चीज़ें याद करके रखिएगा तो भूलेंगे नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था दोस्तों? तिनकठिया प्रथा ऐसी थी जिसमें किसानों को उनकी भूमि के 3/20 भाग पर खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसानों को नील में फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। नील की जो उपज होती थी उसका भाव जो है अंग्रेज तय करते थे, और नील की खेती होने के बाद बंजर हो जाती थी एक तरह से। नील के पौधे की जड़ें जो है बहुत गहरे चली जाती थीं, और उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे कि खेत को पुनः जो है एकदम उर्वर बनाया जा सके जोत खोद के, तो किसान मजबूर थे। तो कठिया प्रथा का मतलब है 3/20 भाग पर चाहे मरो चाहे जियो तुमको नील की खेती करनी है और उसको अंग्रेजों को बेचना है। तो इसी को तिनकठिया पद्धति कहा गया। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? दोस्तों बाबा रामचंद्र एक महाराष्ट्र के संत थे और अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, और ये उत्तर प्रदेश में आए, अवध प्रांत में इन्होंने किसानों को संगठित किया, याद रखिएगा। और अवध किसान आंदोलन की इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की। किसने? बाबा रामचंद्र ने। 1920 में जो है अवध किसान सभा का गठन किया, ये भी याद रखिएगा। अवध किसान सभा का गठन किया किसने? बाबा रामचंद्र ने। फिर वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा, कंफ्यूज नहीं होना है।
रामचंद्र की कौन सी है? अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। और यहाँ पर बात हो रही है अखिल भारतीय किसान सभा की। तो इसका पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। कब? 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन दोस्तों किसने किया था? इसका गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार के एक किसान नेता थे सहजानंद सरस्वती, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और यही इसके अध्यक्ष थे। और एनजी रंगा जो थे इनके सचिव थे, ये भी याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के थे। और सहजानंद सरस्वती ने दोस्तों बिहार में एक दल की स्थापना की थी। बिहार में एक और संगठन बनाया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा, केएस का मतलब किसान सभा। तो दो संगठन बनाए थे, एक अखिल भारतीय किसान सभा और एक बिहार प्रांत किसान सभा। किसने? सहजानंद सरस्वती ने। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो एनजी रंगा को चुना गया। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। कब? 1951 में। जो भूमि विहीन लोग थे उनको, जो बड़े जमींदार थे उनको जो है बड़े जमींदारों से भूमि लेकर उनकी इच्छा के अनुसार छोटे छोटे भूमिहीनों को वितरित करवाने का उद्देश्य था भूदान आंदोलन का। इसकी शुरुआत दोस्तों 1951 में किसने की थी दोस्तों? अरे क्या नाम है उनका, भूल जा रहा हूँ। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी पोचमपल्ली से। और पोचमपल्ली दोस्तों एक गांव था। कहाँ? पोचमपल्ली कहाँ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में एक गांव था। क्या नाम था? किस जिले में था? नलगोंडा जिले में था, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का गांव था नलगोंडा जिले का। और शुरुआत इसकी किसने की थी दोस्तों? अरे भाई देखो किस तरह से स्किप हो जाता है। विनोबा भावे ने। देखिए दोस्तों कभी कभी लगता है ना कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, नहीं, यदि आपने पढ़ा है तो वो याद आएगा, इतना तय है। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ये जो हैं पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय। एटक की बात हो रही है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एटक, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1920 में हुई थी, याद रखिएगा। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो बात हो रही है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ये भी याद रखिएगा। और 1920 में इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो बम्बई में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। BBI का मतलब बम्बई। और दिया गया है कि इसकी स्थापना कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के श्रम संगठन के कारण इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भारत में भी श्रमिकों को संगठित किया जाए, तो इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी एटक की 1920 में। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये जो एटक था इसके अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे, LLR थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष थे। दीवान चमनलाल जो हैं वो चमनलाल जो थे दीवान थे। फिर है निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी पदवी त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट क्या था? नो वकील, नो दलील, नो अपील, मतलब ना अपील ना दलील, कुछ नहीं, सीधे उठा के जेल में ठूंस देना रॉलेट एक्ट कहा गया। काला कानून की इसको संज्ञा दी गई थी। अब दोस्तों एक प्रश्न जो अक्सर रिपीट होता है, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो रॉलेट एक्ट पहले बना होगा, मार्च में बना है। फिर रॉलेट सत्याग्रह, इसको ख़त्म करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया, तो इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई, याद रखिएगा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका और ज़्यादा विरोध होने की संभावना कहाँ व्यक्त हुई? 13 अप्रैल 1919। तो सब घटनाएं 1919 की हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। तो सबसे पहले, एक मिनट कलर चेंज कर दें आसानी हो जाए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट अधिनियम बना, फिर इसको ख़त्म करने के लिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया, और इसी सत्याग्रह की कड़ी में लोग इकट्ठे हुए कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए। किचलू और सत्यपाल को छुड़वाने के लिए इकट्ठे हुए थे और हत्याकांड हो गया। उसके बाद दिसंबर में अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, ये दिसंबर में हुआ था। तो 1, 2, 4, 3 विकल्प बी सही उत्तर होना चाहिए। जी हाँ, विकल्प बी सही उत्तर है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। 4 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का। और इसमें क्या हुआ? भीड़ ने जो है पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, और गांधी जी ने स्थिति को समझा और आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? देखिए, आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। तो R.N. टैगोर ने यह लिखा था, निष्ठुर बर्बादी, इसको होली जलाए जाने को। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, एकदम सही है, क्योंकि कारण है इस स्थगन का C.R. दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। नहीं दोस्तों, इस स्थगन का कारण क्या था? इस स्थगन का कारण चौरी चौरा हत्याकांड था। तो विकल्प कथन ठीक है और कारण भी ठीक है। गांधी जी ने जब आंदोलन को वापस ले लिया तो मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने इनकी आलोचना की और कहा कि आंदोलन वापस नहीं लेना था। जैसे ही कोई आंदोलन अपने चरम पे होता है, गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं। और यहाँ तक कि कह दिया गया कि गांधी जी जो हैं वो पूंजीवादियों के समर्थक हैं, ये भी इन पे आरोप लगा था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण फिर से दिए गए हैं। कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। सही है। क्यों त्यागा था? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में त्यागा था। कारण क्या कह रहा है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। यह कथन गलत है दोस्तों, कारण गलत है। तो विकल्प ए, मतलब कथन ठीक है, कारण गलत है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था दोस्तों? तो C.R. दास अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू जो हैं इसके सचिव थे। तो C.R. दास ने इसको 1923 में स्थापित किया था। क्या उद्देश्य था? सरकार में जाकर, चुनाव के माध्यम से सरकार में जाकर उसकी नीतियों का विरोध करना इस पार्टी का उद्देश्य था। फिर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल जो हैं पहले भारतीय अध्यक्ष थे। 1925 में चुने गए थे। यह वर्ष भी याद रखिएगा। पुनः प्रश्न देखिए, रिपीट हुआ है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे 1925 में। साइमन कमीशन से प्रश्न पूछा गया, कथन दिया गया, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि? कारण क्या है? आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे ही कारण आए वहाँ पे लगा दिया करिए क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एकदम सही है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था
1928 में भारत आ गया था ये, और इसका विरोध किया गया था। और वहीं विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो LLR को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेहरू, अच्छा, जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने एक कथन कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का बार जो है अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। यह कथन आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी दोस्तों, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं 1929 में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में क्या शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, एकदम सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, इन तीनों घोषणाओं को किया गया था, इस संकल्प में पारित किया गया था। अस्पृश्यता अनुमूलन इसमें शामिल नहीं था, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात में झंडा फहराया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ये भी पूछ लिया जाता है। रावी नदी के किनारे एक हड़प्पा स्थल भी है, वो दोस्तों हड़प्पा स्थल भी है जो सैंधव सभ्यता स्थल है, ये भी याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो सिंधु नदी के किनारे। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था दोस्तों? तो देखिए पुनः प्रश्न वही पूछा गया, 31 दिसंबर 1929 को। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, एकदम सही है, क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। नहीं दोस्तों, वो नमक पर जो एकाधिकार और टैक्स था उसको हटाना चाहते थे, ना कि नमक जो है गरीबों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहते थे। तो कथन तो ठीक है लेकिन कारण ठीक नहीं है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। हाँ, नमक जो थी दोस्तों ना रसोई की चीज़ थी, तो इसने जो है महिलाओं को भी भर के आकर्षित किया, तो महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। गांधी जी बड़ा दूरदर्शी थे, उन्होंने बच्चे बच्चे को आंदोलन में शामिल करने की प्लानिंग कर रखी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, यही कथन गलत है दोस्तों, इनको सजा दी गई थी। यरबदा जेल में इनको बंद कर दिया गया था। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और M.K. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, यह कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो विकल्प बी, मतलब दूसरा कथन सही है, तो विकल्प कौन सा? हाँ, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने जो है उनका स्थान लिया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो दोस्तों बारदोली, चंपारण भी नहीं है, असहयोग आंदोलन में, जी हाँ, 1920 में शामिल हुए थे विनोबा भावे, और गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे विनोबा भावे। तो सविनय, माफ़ कीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में ये शामिल हुए थे, इसी में ये गिरफ्तार किए गए थे, याद रखिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर, उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत पर इन्होंने नेतृत्व किया था। लाल कुर्ती आंदोलन इसको नाम दिया गया था।
तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, क्योंकि बाद में ये पाकिस्तान में चले गए थे जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था दोस्तों? 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? देखते हैं और विकल्प क्या हैं इसके। वीर चंद्रपाल चंद्र सिंह गढ़वाली। जी हाँ, पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इसने जो आंदोलनकारी थे उनके जत्थे पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो एक प्रश्न तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो क्रांतिकारी शामिल थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली इसकी रेजिमेंट थी, इसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा जो है 32 में हुआ था। 31 में दूसरा वाला हुआ था जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, और इसमें MMM बोले तो मदन मोहन मालवीय जो हैं और एनी बेसेंट, ये दो लोग जो हैं अपने खर्चे से गए थे लंदन, अपने खर्चे से शामिल हुए थे। तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये कथन गलत है दोस्तों। कारण गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। यह कथन, कारण ठीक है दोस्तों लेकिन कथन ठीक नहीं है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों, उसी का परिणाम था कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट दोस्तों कब? जो 1916 में अधिवेशन हुआ था, उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में। देखिए अभी आपको बताया और प्रश्न पूछ लिया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो BR अम्बेडकर। देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हुआ, मेंस 2021 में पूछा गया है। तो इस तरह से दोस्तों इतिहास का हमने दूसरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा वीडियो और आपको दूंगा और उसी के साथ पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। और जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की क्विज भी मिल रही है, टारगेट करंट AK 1 to 3, इसी तरह से टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, पुनः धन्यवाद।